अब आप देखें कि एल्कीन की एक एल्काइन के लिए अगर हम बात करें तो एक रिएक्शन है कि अगर एसिटिलीन की रिएक्शन, आपको मैंने बताया था कि इसका नाम एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन की रिएक्शन अगर रेड हॉट आयरन से करें, रेड हॉट आयरन ट्यूब या तो आयरन ट्यूब हो या कॉपर ट्यूब के साथ भी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो कैसे बना है ये बेंजीन, इसके 3 मोल यहाँ आवश्यक होते हैं, 3 मोल की जरूरत होती है। और किस तरह से ये रिएक्शन होती है आप देखें कि ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड है CH। तो इस तरह से 3 मोल आपको लिखना है। और ये मैंने आपको बताया था कि जब हॉट मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर की रिएक्शन है, रेड हॉट आयरन में की जाती है, तो वहां पे होता ये है कि जब कोई रिएक्शन केवल हीटिंग से होती है ना, जब भी कोई रिएक्शन केवल हीटिंग मात्रा से ही हो तो वो हमेशा TS से होके निकलती है, ट्रांजिशन स्टेट से निकलती है। तो इसमें क्या होता है, इस आपने ये नोट कर लिया था एक बार। अब जो मैं अब इसमें बनाने वाला हूं वो आपको इधर नोट करना है, ठीक है ना, पता चले आप भी उसी में करोगे। मेरे पास ये सुविधा है, कुछ पावर मेरे पास भी है, क्यों। तो अब देखें कि ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ बनता है, एक पुराना बॉन्ड यहाँ टूटता है, एक नया बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक पुराना बॉन्ड यहाँ टूटेगा, एक नया बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक पुराना बॉन्ड यहाँ टूटेगा। तो इस तरह से कुछ नए बॉन्ड बनते हैं और कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो इस तरह से बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। आप देखेंगे कि इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ डबल बॉन्ड है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से एक तो टूट ही चुका है, फिर यहाँ सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। और कितने मेंबर की रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की ये रिंग बनी है। तो 6 मेंबर रिंग है और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से इस मैनर में डबल बॉन्ड कनेक्ट है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेंजीन बोलते हैं। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उससे पहले मैं एक आपको क्लियर कर दूं पॉइंट। उससे पहले एक चीज है, एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं इसको यहां लिखूं तो बेहतर होगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड देन CH2। ये जो कंपाउंड होता है ना, इसका नाम होता है ब्यूटा 1,3 डाई, ब्यूटा 1,3 डाई, ये इस कंपाउंड का नाम है। इट इज ब्यूटा 1,3 डाई। आपने तो पढ़ा है कि जब किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस केस में जो रूट वर्ड होता है उसके बाद में ए लगा, और 1 और 3 पे 2 बार डबल बॉन्ड है तो 2 बार मतलब डाई कौन है, ईन है, क्योंकि डबल बॉन्ड का ईन लिखते हैं तो डाई ई हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी रिएक्शन आपको करवाना है HBr से, इसकी रिएक्शन करवाना है HBr से, और 1 इक्विवेलेंट ही आपको दिया गया है, केवल एक ही तुल्यांक है, एक ही इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। और HBr की रिएक्शन करवाना है और ब्यूटा 1,3 डाइईन से इसकी रिएक्शन करवाना है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो आप एक बार ध्यान से सुनिए, क्या ये जो डबल सिंगल डबल, ये जो डाइईन है, डाइईन जो है क्या वो कॉन्जुगेटेड डाइईन है। कॉन्जुगेटेड अपन ने कहां पढ़ा था, रेजोनेंस में पढ़ा था। रेजोनेंस में हमने देखा था कि डबल सिंगल डबल कहीं आता हो तो उसको रेजोनेंस का सिस्टम भी बोलते हैं और उसको कॉन्जुगेशन का सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन होता है। कॉन्जुगेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुग्मी डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन होता है, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेटेड डाइईन है उसकी HBr के 1 इक्विवेलेंट के साथ में कैसी रिएक्शन होती है देखते हैं। और मैं इसको स्टार्ट करूंगा भाई, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, ठीक है ना, इवन एडवांस में भी ये बहुत बार पूछा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा ढंग से पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत ही स्पेसिफिक बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि HBr के 1 इक्विवेलेंट के साथ में इसकी रिएक्शन है, ठीक है। तो
इसकी रिएक्शन जब HBr के 1 इक्विवेलेंट से करवाता है तो आप देखिए कि सबसे पहले एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, कोई भी एक पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड इसमें आइडेंटिकल है तो आप किसी पाई बॉन्ड को ब्रेक करें, बस कंडीशन ये है कि इस पाई बॉन्ड को आप इधर की तरफ भी ब्रेक करें, क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव बनता है वो ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव होता है 2 डिग्री, क्योंकि आपने अगर उसको इस साइड में किया तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि कम स्थायी होता है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायी तो 1 डिग्री वाले से ज्यादा होता है। और वैसे भी इधर इसलिए भी ज्यादा होना है कि डबल सिंगल प्लस इधर रेजोनेंस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है तो यहां पे बनता है, यहां पे क्या बनेगा साहब, यहां पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड देन CH प्लस और CH3, इस तरह का एक कंपाउंड बना है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है आप इसमें देखें कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। और क्या इसमें रेजोनेंस भी पॉसिबल है, क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है, बोलो यस और नो, यस। और अगर इसमें रेजोनेंस हुआ तो CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाना है यहाँ पे और ये हो जाना है CH3, तो रेजोनेंस होगी ये इस कंपाउंड में लगा मुझे। अगर मैं कहूं कि ये वाला जो कंपाउंड है इसको मैं फर्स्ट बोलूं और ये वाला जो कंपाउंड है इसको मैं सेकंड बोलूं, तो आपके विचार में फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या सेकंड ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखिए कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है सर, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या रेजोनेंस तो इसमें भी है डबल सिंगल प्लस, क्या रेजोनेंस इसमें भी है डबल सिंगल प्लस, लेकिन इसमें रेजोनेंस होने के साथ साथ दोनों में देखें ये 2 डिग्री भी रहा और ये 1 डिग्री रहा, इसमें 3 अल्फा एच इसको इधर का मिल गया, जब इसके पास ऐसी कोई डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम कहेंगे कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। यानी अगर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, अगर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो हम कहेंगे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, क्लियर, बोलो कुछ यहां। यानी ये फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है, यदि स्थायी है ये कम स्थायी है। तो अब मानो कि अगर इस वाले प्रोडक्ट्स मतलब इस वाले इंटरमीडिएट से, अगर इस वाले इंटरमीडिएट से अब भी अगर Br- का एडिशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, देन यहां पे क्या आ जाएगा, Br का एडिशन हो चुका है और यहां पे आ जाएगा CH3। जबकि इस वाले से अगर आप Br- का एडिशन करते हैं तो यहां पे बन जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं इस कंपाउंड को A कहूं और मैं इस कंपाउंड को B कहूं, आपके विचार में कौन सा एल्कीन है, क्योंकि आप देखें कि प्रोडक्ट में भी एल्कीन ही बना, दो में से एक डबल बॉन्ड तो रह ही गया ना, कौन सा एल्कीन है जो ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन सा एल्कीन ऐसा है जो मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखें सबसे पहले क्या इसमें किसी में रेजोनेंस अवेलेबल है, किसी में भी रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं होता है तो हम जस्ट आगे क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या चेक किया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो अति संयुग्मन के लिए अल्फा हाइड्रोजन गिनो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट पड़ोस में, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट पड़ोस में कोई अगर sp3 कार्बन होता है और उस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें केवल एक ही अल्फा है, तो इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने अल्फा है, इसमें दो तो इस कार्बन पे हो गए और तीन इस कार्बन पे हो गए, तो इसमें कितने अल्फा है, इसमें 5 अल्फा है। तो क्या मोर स्टेबल हो गए, बोलो, तो ये मोर स्टेबल हो गए। और क्या ये वाला सीन जो है वो लेस स्टेबल हो गया, ये वाला एल्कीन लेस स्टेबल है। तो आप देखो कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट की केस में हम कहते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल और ये वाला प्रोडक्ट लेस स्टेबल। लेकिन आप इसको थोड़ा ढंग से देखें, ये जो सारा सीन है इसमें हमने दो चीजें सीखी। एक चीज क्या है कि जो इंटरमीडिएट बना है, मध्यवर्ती जो बना है,
जो मध्यवर्ती अधिक स्थायी था, क्या यह वाला अधिक स्थायी है फर्स्ट वाला? जो मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी है उससे बना प्रोडक्ट कम स्थायी, और जो मध्यवर्ती कम स्थायी है उससे बना प्रोडक्ट ज्यादा स्थायी है। समझ लो क्या मतलब जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा थी, जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा थी उससे प्रोडक्ट कम स्टेबल बना, जबकि जो इंटरमीडिएट कम स्टेबल था उससे प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बना। तो सर मुद्दा ये है कि हम मेजर और माइनर का डिफरेंस कैसे करें? हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से देखें या हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से देखें? अच्छा, इस तरह का जो सीन है ना, ये आपको केवल किसमें देखने को मिलेगा? कॉन्जुगेटेड डायलीन में। क्लियर? कॉन्जुगेटेड डायलीन में ही आपको इस तरह का सीन देखने को मिलेगा। तो आप देखें कि सर सवाल हमारे दिमाग में ये घूम रहा है कि सर हम मेजर किसको बोलेंगे? हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से देखें तो हम कहेंगे कि जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है उसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, और अगर हम सीधा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं तो हम कहते हैं कि सर ये मेजर होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि सर हम मेजर प्रोडक्ट किसको बोले? फर्स्ट वाला मेजर होगा या सेकंड वाला मेजर? ठीक है, एक चीज और बताता हूं कि देखो ये जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बना ना, जो लेस स्टेबल है, इसको 1-2 एडिशन बोलते हैं, क्योंकि देखो ये 1 और 2 नंबर कार्बन पे ही एडिशन हुआ है, इसका हाइड्रोजन है और इससे Br है, तो इसको 1-2 एडिशन बोलते हैं। ठीक है, 1-2 HBr एडिशन, इसको क्या बोलेंगे? 1-2 HBr एडिशन। और इसको बोलते हैं ना 1-4, देखो एक हाइड्रोजन यहां गया ना तो Br यहां पे गया, देख लो, तो इसको बोलते हैं 1-4 HBr एडिशन, 1-4 HBr एडिशन। तो मुद्दा ये है कि 1-2 एडिशन मेजर है या 1-4 एडिशन मेजर है, और हमें कैसे पता चलेगा? क्या इसकी कोई कंडीशन से क्या ये वेरी भी कर सकता है? अब इन सभी बातों का जवाब सुने, अब ध्यान से सुनो। जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि 2 प्रोडक्ट है, एक होता है केसीपी प्रोडक्ट और एक होता है टीसीपी प्रोडक्ट। क्या होता है केसीपी और क्या होता है टीसीपी? पहले इनको थोड़ा क्लियरली से समझना, ढंग से समझना, उसके बाद हम इनके बारे में इस सवाल में वापस आएंगे। केसीपी का पूरा नाम क्या होता है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली काइनेटिक्स से आता है, काइनेटिक्स का मीनिंग रेट से, अभिक्रिया की दर से। एक होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबिलिटी से आता है, थर्मोडायनेमिक्स से आता है, और थर्मोडायनेमिक्स से आता है तो स्टेबिलिटी देते हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है? जो केसीपी प्रोडक्ट होता है, केसीपी प्रोडक्ट ध्यान रखें कि वो रेट से आता है। एक होता है केसीपी, मैं इधर लिख देता हूं, एक होता है केसीपी, एक होता है टीसीपी। केसीपी का मीनिंग होता है सीधा रेट से, और जो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल जो प्रोडक्ट, टीसीपी जो प्रोडक्ट है उसका होता है कि फाइनल स्टेबिलिटी, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है इसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि केसीपी का मतलब होता है रेट, काइनेटिक्स से आता है, तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट केसीपी वो प्रोडक्ट होता है जिसकी रेट ज्यादा होती है। रेट माने स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड माने जो जितना जल्दी बनता है वो केसीपी प्रोडक्ट होता है। क्या आपने ये पढ़ा है कि इसमें जो फर्स्ट एडिशन होता है, याद करो फर्स्ट स्टेप वो स्लो स्टेप होता है, क्या वही स्टेप आरडीएस भी होता है? क्या सेकंड जिसमें एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का वो बहुत ही फास्ट स्टेप होता है? ये सारी बातें हमने सीखी है, और इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, H+ का एडिशन पहले हुआ, फिर Br-, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी है क्योंकि आरडीएस स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ। तो अब आप ये सोचें कि केसीपी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है, केसीपी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसकी रेट ज्यादा होती है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट है जिसका काइनेटिक्स यानी रेट ज्यादा होता है। तो अब आप देखें कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बना है? 1-2 एडिशन वाला प्रोडक्ट जल्दी बना है या 1-4 एडिशन वाला प्रोडक्ट जल्दी बना है? मेरे साथ बने रहना। पहले ये बताओ कि जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल किसका है?
क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बनाना नहीं, पहले क्या बना इंटरमीडिएट, और फिर इंटरमीडिएट से क्या बना है प्रोडक्ट। यानी जिसमें जो स्लो स्टेट है अगर वो फास्ट हो गई या स्लो स्टेट जिसमें जल्दी हो गई वो प्रोडक्ट जल्दी बना होगा। बोलो क्यों? क्योंकि स्लो स्टेट जिसमें जल्दी हुई है, जिसमें स्लो स्टेट जल्दी हुई है, इसका मतलब ये है कि स्लो स्टेट हो गई तो फास्ट तो हो ही गई। हमने एक दिन पढ़ाया था क्या कि जब किसी रिएक्शन में स्लो स्टेट या आरडीएस स्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये माना जाता है कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर किसी रिएक्शन में स्लो स्टेट कंप्लीट हो गई है तो ये तय है कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो आप जरा देखिए, क्योंकि फास्ट इतना फास्ट होता है कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो आप मुझे बताएंगे ये इंटरमीडिएट जल्दी बनेगा या ये इंटरमीडिएट जल्दी बनेगा? तो हम कहेंगे कि जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, जो मोर स्टेबल होता है वो जल्दी बनेगा। तो क्या 2 डिग्री जल्दी बनेगा या 1 डिग्री जल्दी बनेगा? तो हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये जल्दी बनेगा। ये जल्दी बना तो जाहिर सी बात है ये भी जल्दी बना होगा, क्योंकि अगर ये जल्दी बन गया तो फास्ट स्टेट होएगी तो वो तो ऑलरेडी बन गया समान। समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे कि जो केसीपी प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है जो जल्दी बनता है। जल्दी कौन सा बनता है? जिसमें स्लो स्टेट जल्दी होती है, और स्लो स्टेट पहली स्टेप होती है तो हम कहेंगे जिसमें इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बना होगा। ये ज्यादा स्टेबल बना होगा तो फर्स्ट स्टेप फास्ट होगी। ये कम स्टेबल है तो ये धीरे बना होगा उसी बना। और अगर ये ज्यादा स्टेबल ये जल्दी बना और ये बना तो मानो कि वो तो बन ही गया क्योंकि वो फास्ट स्टेप में भी आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो 1-2 एडिशन का प्रोडक्ट होता है ना, 1-2 एडिशन का प्रोडक्ट ये केसीपी प्रोडक्ट होता है। समझना है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं टीसीपी प्रोडक्ट क्या होता है। टीसीपी प्रोडक्ट जिसका रेट से कोई लेना देना नहीं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड जो प्रोडक्ट होता है उसको सीधा किससे मतलब होता है? जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसकी स्टेबिलिटी से मतलब होता है। जिसमें अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबल बनता है उसको हम टीसीपी प्रोडक्ट बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये था? और अगर ये मोर स्टेबल था तो हम कहेंगे कि ये टीसीपी प्रोडक्ट। समझ में? तो अगर आपको ऐसा कहा जाए कि केसीपी और टीसीपी प्रोडक्ट क्या हो बने हैं तो आप बता सकते हो। अब देखो इसमें सवाल क्या आएगा। एक सवाल आपको आएगा कि ये रिएक्शन की वन इक्विवेलेंट एचबीआर है और यहां पे लिखेगा कि केसीपी प्रोडक्ट, यहां पे लिखेगा टीसीपी प्रोडक्ट, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम देख लेंगे केसीपी वाला वो बना देंगे और टीसीपी वाला मोर स्टेबल है 1-4 एडिशन का करवा देंगे। लेकिन मुद्दा ये कि सर कुछ ना दे, ऐसे नहीं तो आ सकता है ना सर सवाल कि केवल ऐसे लिख दिया प्रोडक्ट बनाओ या व्हाट विल बी प्रोडक्ट, बस इतना लिख दिया। आपको इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं कि केसीपी है या टीसीपी, तो कुछ ना दिया तो क्या है? समझ? उसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन और है। एक इंफॉर्मेशन क्या है कि जब आपको केसीपी बनाना होगा ना तो ये रिएक्शन आपको दी जाएगी -20 डिग्री पे, और जो टीसीपी है वो बनता है 40 डिग्री प्लस में 40 डिग्री। ठीक है ना? यानी इससे अगर वो प्रोडक्ट बना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें -20 डिग्री आपको टेम्परेचर दिया होगा, और अगर प्लस में 40 दिया हो तो टीसीपी बनाना। इसका रीजन ये होता है कि -20 डिग्री पे, अच्छा इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। और आपको हो सकता है कि केसीपी टीसीपी दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उम्मीद है कि टेम्परेचर तो दिया ही होगा, ये तय है। अच्छा ये भी ना दिया हो तो भी हम एक सिचुएशन बनाएंगे हाइपोथेटिकली। ठीक है, चलो देखो, अगर यहाँ पे -20 डिग्री होता है ना तो केसीपी प्रोडक्ट बनता है, और अगर प्लस में 40 होता है तो टीसीपी बनता है। देखो माइनस जब टेम्परेचर होता है या जब कंडीशंस बहुत माइनस डिग्री पे चली जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है ना वो रुक जाता है, तो वहां पे ये रेजोनेंस नहीं हो पाता और हम कहते हैं कि वो केसीपी ही मेजर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर रेजोनेंस हो गया तो फिर टीसीपी भी बन सकता है, तो वो +40 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि वो टीसीपी प्रोडक्ट मेजर होता है। अब सर अगर मान लो हमें ये दिया हो, सुनना नहीं, अब कंक्लूजन निकालना है आपको। अगर मान लो इस तरह का कोई ब्यूटाडाइल दिया होगा, ठीक है, और आपको कहा है कि इसकी रिएक्शन केवल HBr से करवाना है और 1 इक्विवेलेंट भी दिया है, तो आपने कहा कि सर 2 प्रोडक्ट बनने हैं, एक बन जाएगा 1-2 एडिशन, तो 1-2 एडिशन का प्रोडक्ट तो ये बन गया। ठीक है, और इसी HBr की रिएक्शन मतलब इसी एल्कीन की रिएक्शन डाइकीन की रिएक्शन HBr से और 1 इक्विवेलेंट से दिया हो,
तो एक हम बना सकते हैं 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है। ये 1,4 एडिशन है और ये 1,2 एडिशन है। ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना है और ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना है। ये जो था ये केसीपी प्रोडक्ट है, ये जो है ये टीसीपी प्रोडक्ट। क्लियर? अगर आपको केवल इतना दिया गया है कि केसीपी प्रोडक्ट बनाओ और टीसीपी प्रोडक्ट बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बता दो जो मोर स्टेबल है वो टीसीपी है और जो लेस स्टेबल है वो केसीपी है। अगर आपको ये केसीपी टीसीपी का फंडा नहीं दिया, इंफॉर्मेशन नहीं है, और आपको केवल क्या इंफॉर्मेशन है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे प्लस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर -20 दिया तो केसीपी मेजर बनाना और प्लस में 40 दिया है तो टीसीपी मेजर बनाना। अब दिक्कत ये है कि अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया और क्या करें, ना तो आपको टेम्परेचर दिया और ना आपको केसीपी टीसीपी दिया, आपको केवल क्या दिया कि 1,3-ब्यूटाडाइईन ऑन रिएक्शन विद HBr, ठीक है, केवल एक इक्विवेलेंट दिया और कहा कि मेजर प्रोडक्ट बताओ, बस केवल इतना कहा कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर केवल इतना है तो आप ध्यान रखें कि जो प्लस में 40 वाला है यही वाला आपको प्रोडक्ट बनाना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि -20 डिग्री वाला आपको तभी बनाना है जब या तो माइनस में टेम्परेचर दिया हो, अच्छा जरूरी है -20 डिग्री, इसके आसपास का भी कोई दिया हो तो वो ध्यान रखना, पता चले -19 दे दिया तो वो कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस में दिया है तो केसीपी बनाना, केसीपी लिखा है तो भी ये बनाना, ठीक है, और प्लस में 40 दिया है तो ये बनाना, टीसीपी लिखा है तो ये बनाना, और कुछ ना दिया हो तो भी ये बनाना। बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है ना, बात नहीं बताना। चलो भाई नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आप देखेंगे जो एल्कीन होता है, जैसे मैं कहूं कि एक तो एल्कीन, इसकी रिएक्शन HBr से करवाना है, और एक एल्काइन है, इसकी रिएक्शन HBr से करवाना है। क्या इनमें जो इंटरमीडिएट बनने वाला है, क्या वो ये बनने वाला है CH2 प्लस और CH3, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके H प्लस आ गया, पॉजिटिव बन गया। इसमें ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्या बनेगा, CH प्लस देन डबल बॉन्ड और CH2। देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन sp2 कार्बन, ये वाला कार्बन sp कार्बन। sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है और sp2 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, क्योंकि इसका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है, परसेंटेज जो s कैरेक्टर वो ज्यादा होता है और इसका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है वो कम होता है। आप मुझे बताना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे पॉजिटिव स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल, और क्या ये वाला मोर स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल। और अगर इसकी रिएक्शन हम आगे फिर Br माइनस से करें तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ इस तरह का, और इसकी रिएक्शन हम अगर आगे Br माइनस से करें तो जो इसमें प्रोडक्ट बनने वाला है, पहले एक इक्विवेलेंट के साथ की मैं बात कर रहा हूं, इसमें वन इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है कुछ इस तरह का। अगर मैं आपसे कहूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन R1 है और ये रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, तो R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा? What is the relation between R1 and R2? What you say? क्या R1 R2 से ज्यादा होना है? बोलो। R1 ग्रेटर देन R2। क्यों? क्योंकि जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, स्टेबल इंटरमीडिएट फास्टर रिएक्शन, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर एल्कीन और एल्काइन की हम बात करें, एल्कीन और एल्काइन की अगर हम बात करें और हम कहें कि एल्कीन और एल्काइन की केस में किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे एल्कीन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, ठीक। लेकिन अगर यही हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती तो हाइड्रोजनेशन में एल्काइन की रिएक्शन फास्ट होती है, क्योंकि वो सरफेस की रिएक्शन होती है हाइड्रोजनेशन, तो उसमें सरफेस पे आकर के जुड़ता है, तो जो जितना लीनियर होता है उसका सरफेस पे एडजॉर्प्शन उतना इजीली हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। तो हम कहेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो जो एल्कीन है
उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्काइन। और अगर हम रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखें, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर देखें तो एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्काइन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज होगा, अगर चलो मैं तो देखो अभी आपने रिसेंटली देखा एल्कीन और एल्काइन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कौन सी रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए वो किसका ज्यादा होता है, वो एल्कीन का ज्यादा होता है और एल्काइन का कम होता है। क्यों एल्कीन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है? क्योंकि एल्कीन के केस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है, जबकि एल्काइन के केस में जो इंटरमीडिएट बना है वो कम स्टेबल बनता है। तो हम कहते हैं कि एल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किस रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्काइन से। ठीक है ना, एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है, क्यों, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी कम होने की वजह से। तो अब आप देखें कि अगर मैं एक सवाल इसी सीक्वेंस में कि यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप इसमें देखें कि अगर इसकी रिएक्शन आपने HBr से करवाया है और वन इक्विवेलेंट भी लिया है, तो HBr और वन इक्विवेलेंट के केस में ये किससे रिएक्शन करेगा, एल्कीन से या एल्काइन से? तो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना है उसी से रिएक्शन होनी है। तो एल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एल्काइन। तो हम कहेंगे कि एल्कीन का है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन के वहां पे Br का एडिशन हो जाएगा। तो इस तरह का यहां प्रोडक्ट बनता है। और यही नहीं, अब इसके साथ में लेकिन एक चीज और है, अगर यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में अवेलेबल हो, तो उस केस में एल्काइन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, या एल्काइन की रिएक्शन आपको करवाना है, एल्कीन की रिएक्शन नहीं करवाना। अगर वन इक्विवेलेंट है तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में अगर रेजोनेंस में हो, जैसे डबल सिंगल ट्रिपल, समझ, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि आपस में ही रेजोनेंस में हो और HBr का अगर वन इक्विवेलेंट लिया जाए, तो उस केस में हम कहते हैं कि एल्काइन से रिएक्शन करता है, एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है या एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन किस केस में? जब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रेजोनेंस में भी हो। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, C यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड और CH2 बन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे TCB प्रोडक्ट मिलता है और मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलने की वजह से ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में रेजोनेंस मिलता है। ठीक है ना, तो TCB फैक्टर जो है वो डोमिनेट हो जाता है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाना, बस याद भी रह जाएगा तो काम हो जाएगा। क्या कि जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में HBr का वन इक्विवेलेंट दिया हो तो आप डबल बॉन्ड से रिएक्शन करवाएं, क्योंकि आपको पता है कि एल्केन का रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइन से ज्यादा होता है। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में ही अगर रेजोनेंस में हो, डबल सिंगल ट्रिपल अगर इस तरह का कोई सीन बना हुआ है, तो हम कहते हैं कि उस केस में एल्काइन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होता है और एल्कीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये केवल तभी होगा जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में अवेलेबल हो या रेजोनेंस में प्रेजेंट। ठीक है ना, चलो भाई एक पॉइंट जो है, ये हमने डाइईन की बात की है, एक यहाँ पे मैंने आइन का केस भी बता दिया है। एक मुझे बात बताना कि अगर Cl2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह कोई एल्कीन और इसकी रिएक्शन आपने Cl2 से करवाया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों पे एक एक Cl कनेक्ट हो जाता है एंटी एडिशन के थ्रू, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर इसी की रिएक्शन Cl2 के साथ में आपने HNO ले रखा है, हाई हीट ले रखा है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनता है और इसमें प्रोडक्ट बनता है एनाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो मैंने अभी इसमें डिटेल में नहीं जाना,
लेकिन इसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कि एलाइलिक जो हाइड्रोजन है ना, आपको याद है ये वाला कार्बन जो है, ये वाला, ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है और एलाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको एलाइलिक हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन, और एलाइलिक हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे Cl आया है तो इसीलिए इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है तो हम ऐसे भी कहते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान रखिए कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो हमने पहले भी पढ़ रखा है एल्केन के चैप्टर में, हेलोजिनेशन वाले रिएक्शन में, कि जो हाइड्रोजन है उसको निकाल के पहले फ्री रेडिकल बनाते हैं और फ्री रेडिकल फिर आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है, उसमें फिर Cl फ्री रेडिकल आगे कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन Br2 से करवाना है और H भी दे रखा है, UV लाइट भी दे रखी है, हाई हीट भी है, तो आप बताएं भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो देखो इसमें भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का सीन बना है। एलाइलिक कार्बन कौन कौन सा है, एक तो ये वाला एलाइलिक कार्बन है और एक ये वाला एलाइलिक कार्बन है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये वन इक्विवेलेंट है। तो वन इक्विवेलेंट के केस में क्या होगा, या तो यहाँ पे Br आ सकता है एलाइलिक कार्बन पे, या उस कार्बन पे एलाइलिक Br मतलब हाइड्रोजन को हटा के Br आएगा। तो किस केस में फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनता है, जो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का होता है, क्या 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा या 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा? तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पे Br आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए एक एग्जांपल और ले लो। अगर ये एग्जांपल कुछ इस तरह का होता कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 मिथाइल ऊपर भी लगे, एक मिथाइल इधर लगा और इसकी रिएक्शन वही Br2 से कराना है, वन इक्विवेलेंट दिया है, ठीक है, और यूवी लाइट भी यहाँ हाई हीट की प्रेजेंस दे रखी है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप देखें कि एलाइलिक कार्बन कौन सा है, डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो sp3, एक तो ये एलाइलिक है और एक ये एलाइलिक है। कहां पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है? आपके दिमाग में शायद ये वाला कार्बन आया होगा एक बार तो, लेकिन यहाँ रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है ना। हमने क्या कहा था कि एक हाइड्रोजन को निकाल के ही तो Cl आता है ना, उसी को तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं कि हाइड्रोजन निकलो और Cl को जोड़ो। तो हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, तो वहां तो केवल एक ही संभावना है ना, ये वाला। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ये वाला प्रोडक्ट। यहाँ एलाइलिक कार्बन पे एक ब्रोमो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। एक केस वो देखें कि अगर कोई एल्कीन है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH2, कोई एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन अगर Cl2 से, अगर HOCl से की है, एल्कीन ऑन रिएक्शन विद HOCl, व्हाट यू विल गेट? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो आपने पहले पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल OH- और Cl+, OH- कहां पे अटैक करता है? OH- उस कार्बन पे अटैक करता है जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl। लेकिन आप देखें कि इसी प्रोपीन की रिएक्शन, आप देखें कि इसी प्रोपीन की रिएक्शन अगर हम NOCl से करें ना, इसी प्रोपीन का रिएक्शन अगर NOCl से दिया जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है वो जिस तरह का, यहाँ पे जो बीच वाला कार्बन है ना, इस पे Cl आता है और लास्ट वाले कार्बन पे OH आता है। और इसी के साथ में कह रहा हूं कि इस रिएक्शन में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। कैसे? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको HOCl का माइंडसेट करके ये दिमाग में सेट कर दिया है कि OH- इस कार्बन पे और Cl जो परमाणु है वो इस कार्बन पे, Cl जो है वो उस कार्बन पे आता है जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है, और ये माइंडसेट करके अगर NOCl दे दिया तो धोखा हो जाएगा। गलती से आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, Cl को उस कार्बन पे कनेक्ट कर दोगे और NO को इस कार्बन पे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्रोडक्ट आपने देखा कि Cl बीच वाले कार्बन पे है, ठीक है, यानी इसमें जो ब्रेक होता है ना, ये Cl- और NO+ में ब्रेक हुआ और फिर रिएक्शन हुआ, ठीक है।
हालांकि इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि ये ब्रेक तो हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं, बाकी मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म इसका ये होता है कि जो प्रोपीन है, जो प्रोपीन होता है, प्रोपीन की रिएक्शन जब NaOCl से होती है तो ये डबल बॉन्ड इस बैठे करके ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करता है और फाइनली बनता है CH3CH2। अब आप देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैकेनिज्म के लिए ये है कि CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH2, ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? NaOCl से करवाते हैं। तो NaOCl का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है N डबल बॉन्ड O देन Cl। तो इसमें होता क्या है, पहले ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करता है कि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। तो यहाँ पे नेगेटिव बनता है और ये नेगेटिव जो है वो इस नाइट्रोजन के पास आके ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करता है। तो फाइनली यहाँ पे बनता है कि CH3 CH और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है और ये बनता है CH2 और CH2 का जो नेगेटिव था वो यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बॉन्ड ब्रेक करके O- और यहाँ पे Cl एक इस तरह का इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट है फिर ये नेगेटिव इधर वापस आता है और फाइनली ये Cl माइनस निकल के इधर आता है। तो हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है वो इस तरह का बनता है CH3 CH, इसके कौन आ गया? Cl आ गया और CH2 यहाँ पे कौन बच गया? N डबल बॉन्ड O बच गया। तो ये प्रोडक्ट, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं मैकेनिज्म आपको याद नहीं ना लगे, डजंट मैटर, बट इट्स मैटर कि आपको ये याद रहे कि Cl जो है वो बीच में होता है, यानी इसमें आपको ब्रेक करने का तरीका या वो जो स्टाइल है वो आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज गलत होने का चांस रहेगा। तो ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखना। मैकेनिज्म ना भी याद हो तो चलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट जरूर याद रखना कि क्या सीन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तक के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मींस बेंजीन के चैप्टर में, ठीक है ना। टाटा।